Assalamu alaikum dear students. So I am here with another chapter of your NEET finishing touch 2023 in your physics, that's gravitation. As you know that gravitation is again a very important chapter for your entrance, because at least 2 questions are asked out of here. And one important thing about gravitation is that it is similar to that of what we call as electrostatics. क्योंकि electrostatics मैंने खुद आपके साथ डिस्कस किया है, तो कंसेप्ट जो है ना वो मर्ज हो जाएंगे. A student who is good here is also good in electrostatics. तो अगर आप देखोगे electrostatics में 4 क्वेश्चन और यहाँ 2, तो ये 6 क्वेश्चन होते हैं. और फिजिक्स जो है वो कॉमन है, सेम फिजिक्स है. उसमें जो है आपके कंसेप्ट जो है ना वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज ग्रेविटेशन. सो मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि वहाँ के और यहाँ के कंसेप्ट जो है ना वो आपके जो है और स्ट्रेंथन हो जाए. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज ग्रेविटेशन. और मैंने बोला कि ग्रेविटेशन में कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब वो होता है 8 मार्क्स. ठीक है. So the first slide here is Newton's law of gravitation. So we'll start with Newton's law of gravitation. As you know, as per Newton's law of gravitation, if you have 2 masses m1 and m2 separated by some distance from their centers, because gravitational force is an axial force, it always acts from center to center. तो अगर आपके पास 2 point masses है separated by some distance from center to center, तब इनमें जो force of attraction होता है, electrostatics और में यही difference है कि electrostatic force can be attractive as well as repulsive, depends on the polarity of the charge. If the charges are like, then it will be a repulsive force. If the charges are unlike, then it will be an attractive force. But in gravitation, the force is always attractive, it is never repulsive. So this makes it different from that of electrostatic force. तो ये हमेशा attractive होता है और इसका magnitude जो होता है that is g m1 m2 divided by r square. ये आप जानते हैं. तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस फोर्स की यही प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर से एक्ट करता है, और मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है. ये कुछ चीजें हैं जो उसको डिफर कर देते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वीकर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. उसके कंपैरिजन में ये वीकर फोर्स माना जाता है. तो और एक्शियल है, एक्शियल हमेशा होता है, मतलब सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करता है और अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ही ये एक्ट करता है, अट्रैक्टिव सेंस का होता है. तो ये हो गया इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन विद दीस पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे. और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, दैट सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड. ठीक है. सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम इन दिस केस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज इन ग्रेविटेशन. कि आपके पास अगर 2-3 मासेस है या 4 मासेस है, तो उनमें आप कैसे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल थ्योरम यूज करते हैं जिसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने आपको इसी फिनिशिंग टच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उस पे न्यूमेरिकल्स कराए और ग्रेविटेशन में भी, बिकॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी वो क्वेश्चन मैंने ऐड किए. तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, यही 2 मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस g m1 m2 डिवाइड बाय r. ठीक है. तो फोर्स में आता है या r स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी में r आता है, और ये हमेशा जो है पोटेंशियल एनर्जी में एक नेगेटिव साइन होता है. इसमें कन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर कन्फिगरेशन है, फॉर एग्जांपल ऐसा कन्फिगरेशन है, मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स बराबर है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं उन पे 3 मासेस है. मान लीजिए एक मास है m, ये दूसरा मास है m, ठीक है, और ये और एक मास है m. तो इसका इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे वो पूछ ले, तो इसमें जो है पेयर्स बनते हैं 1, 2 और 3. इसके साथ एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा पेयर. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो फॉर्मूला डेवलप होगी, तो अगर आप इन 2 के लिए रिगार्डिंग देखेंगे, इट्स माइनस g m1 m2, क्योंकि दैट इज m स्क्वायर, g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. r इज द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस हियर इज द दैट लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड. तो ये हो गया इसका, फिर इसका भी यही होगा, तो माइनस g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, क्योंकि ना मासेस चेंज हुए ना डिस्टेंस चेंज हुई. और फिर तीसरा जो पेयर है, ये वाला पेयर जो है, अगेन इट इज माइनस g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. तो अगर आप देखोगे 3 बार जो है माइनस 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 ऐड होगा, माइनस 3g m स्क्वायर बाय a इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये हो गया कन्फिगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपके पास 2 नहीं 3, 4 जितने भी मासेस है और कन्फिगरेशन एक बना है आपके पास, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, इस कन्फिगरेशन को वो कल ब्रेक कर सकता है, बोलेगा इस कन्फिगरेशन को मैंने ऐसी कन्फिगरेशन में कन्वर्ट कर दिया, आई हैव कन्वर्टेड इट लाइक दिस. तो हमने इसको ऐसी कन्फिगरेशन में कन्वर्ट किया. तो कन्फिगरेशन चेंज करने पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे एक मास रखा गया, फिर जो है दूसरा मास यहाँ रखा गया, और तीसरा मास कहीं यहाँ रखा गया. तो ये भी मास m, ये भी मास m, और ये भी मास m. इन 2 में जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज a,
और इन दो में भी जो दूरी है वो भी a है। तो अब आपको बोलना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दिया। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट का पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन सेकंड। ये मैं कुछ कंसेप्ट यहीं पे जो है ऐड कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये एक पेयर बनेगा, तो ये हो गया माइनस GM² डिवाइडेड बाई a। तो इस पेयर का तो यही बिल्कुल होगा, इस पेयर का भी यही होगा क्योंकि डिस्टेंस a ही है। तो ये भी हो गया माइनस GM² डिवाइडेड बाई a। बट अगर आप ये पेयर अब आप देखेंगे इन दो मासेस का, तो GM² तो ठीक है बट डिस्टेंस जो है वो 2a हो जाएगा। तो माइनस GM² डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आप कॉमन चीजें बाहर निकालिए, दैट्स माइनस GM² बाई a सारा बाहर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका 1 बचा, देन इट इज +1, ठीक है, क्योंकि -1 तो बिल्कुल आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस अगेन। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका +1/2। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इट इज 1 + 1 2, 2 to the 4 + 1 इट्स 5। तो इट इज -5/2 GM² बाई a। तो ये हो गया इस कॉन्फ़िगरेशन का, जब आपने कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में इसको कन्वर्ट किया। फिर अगर हमसे वो पूछता है कि हमने वर्क डन कितना किया इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करने में, इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप लिख सकते हैं सर हमने वर्क डन जो किया दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स कॉन्फ़िगरेशन सेकंड माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो पहले फोर्स बिटवीन टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इट इज GM² डिवाइडेड बाय r², एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1m2 डिवाइडेड बाय r। और अगर आपके बहुत सारे मासेस हैं तो आप हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है, या तो डायरेक्टली पूछेगा इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आंसर होना चाहिए, या फिर इसको ब्रेक करके हमने ये कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन किया, तो ब्रेक करने में हमें और इसको रीअरेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ऐसा क्वेश्चन। तो तरीका ये होता है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और फिर वर्क डन होता है एजेंट का जिसने ये ब्रेक और फिर मेक किया, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। तो वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज दैट वर्क डन जो एक एजेंट ने किया इसको ब्रेक और फिर इसको रीअरेंज करने में। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद दीज टू थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप, ये हो गया अब आपका दैट सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, जो भी क्वेश्चन इस सीरीज में मैंने रखा है वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन आपका about Newton's law of gravitation. 4 particles of masses m, 2m and 3m and 4m are kept in the sequence at the corners of a square of side A. तो हमारे पास एक स्क्वायर है बच्चों, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पे हमने, स्क्वायर है तो सारे साइड्स में बराबर लेता हूँ, तो साइड्स बराबर है, 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 मासेस रखे और सीक्वेंस में रखे। तो अगर यहाँ पे m है, यहाँ पे m है बच्चों, तो यहाँ पे फिर 2m है, फिर यहाँ पे सीक्वेंस में 3m है और ये मास जो है 4m है। इसी को कहते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने बोला था प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स है। तो हमने ऐसा रखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो एक पार्टिकल को हमने सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो मैं पहले डायगोनल इसको कनेक्ट कर देता हूं, और ये डायगोनल यहां से भी कनेक्ट किया और यहां से भी हमने कनेक्ट किया। अब डायगोनल जो है यहाँ मिड पॉइंट पे काट देगा और यही इसका सेंटर बनेगा। तो इस सेंटर पे हमने एक मास रखा जिस मास का जो मास है वो स्मॉल m है। हमें निकालना है इस मास पे नेट फोर्स कितना है। तो ये जो है दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है और अगर नहीं भी है तो सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए जब भी दो मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होते हैं, तो मैं यहाँ आपके लिए फिर से बनाता हूँ अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया। इफ यू हैव 2 masses m1 and m2 separated by some distance r, then as per Newton the force between them is G m1 m2 divided by r²। ठीक है, ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये पढ़ाया। चलिए अब मुझे बोलिए आप, हमें इस मास पे इन सारे मासेस की वजह से फोर्स निकालना है। तो ये हो गए व्हेन अ मास इज सराउंडेड बाय मेनी मासेस। ठीक है, अब सर इस पे तो इसकी वजह से भी फोर्स होगा, इस मास पे इसकी वजह से भी फोर्स होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो सारे फोर्सेज निकालिए, पहले इंडिविजुअल फोर्सेज निकालिए और लास्ट में वेक्टर एडिशन करिए तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। इसी थ्योरम को हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं और ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके हम ग्रेविटेशन में यूज करने जा रहे हैं। देख लीजिए, पहले मैं मानता हूं कि इस मास पे ये भूल जाइए, सुपरपोजिशन का कांसेप्ट ही है, ये 3 भूल जाइए। पहले इस मास पे इसकी वजह से फोर्स, क्योंकि इस मास पे फोर्स निकालना है तो ये मास उसको अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स F, लेट दैट फोर्स बी F। ठीक है, हम मानते हैं वो फोर्स F है और वो फोर्स किसके बराबर हो गया, वो फोर्स हो गया बराबर G m²
दैट इज m1 m2, दैट इज वो तो सेम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब मुझे बोलिए स्क्वायर में साइड a है तो ये साइड भी a है, तो अगर ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये √2a है डायगोनल, बट ये आधा डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, ये आधा चाहिए, ये आधा चाहिए, तो वो होता है a/√2। याद रखना आप, ये जो डायगोनल होता है ना, ये टोटल √2a होता है, क्योंकि अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a होता है। अब √2a का आधा चाहिए मुझे, क्योंकि हमें इतनी ही डिस्टेंस से चाहिए, हर मास से जो दूरी है वो आधा डायगोनल का है, ठीक है। तो वो हो गया बराबर दैट इज √2a डिवाइडेड बाई 2, फिर रैशनलाइजेशन करके a/√2 याद रखिए। तो यहां से यहां तक जो कॉर्नर से सेंटर तक डिस्टेंस a/√2, 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 a/√2 इस स्टेज पे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तब भी मैंने पूरा समझा दिया। अब मुझे बोलिए ये फोर्स जो है ये F है, यहां की तरफ अट्रैक्ट करेगा सर, इस पे फोर्स निकालना इसकी वजह से, तो ये फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स होगा बराबर gm² डिवाइडेड बाई ये दूरी, और ये दूरी है a/√2 का स्क्वायर। तो ये है पहला। अब मैं फिलहाल f हमने निकाल के रखा है यहाँ पे, बट मैं फिलहाल f में ही खेलूंगा पूरे क्वेश्चन में, वही तरीका है इसको करने का। तो ये फोर्स f से खींच रहा है जिसका वैल्यू हमने निकाल के रखा। अगर m अब इस m को f से खींच रहा है तो 3m जो खींचेगा वो खींचेगा 3f से। सर आपने डायरेक्टली कैसे 3f लिया? क्योंकि अगर आप देखोगे इन दो में मास mm था, तो इसने f से इसको खींचा, अब ये m ही रहा बट ये 3m हुआ, बट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। m2 अगर 3 टाइम्स बढ़ा, अगर ये 3 टाइम्स बढ़ा तो ये फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ा। ये इसका लॉजिक है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। इन द सेम फैशन अगर m ने f से खींचा तो 3m 3f से खींचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में आप देख लीजिए m2 जो है वो 3 गुना बढ़ा, इसीलिए फोर्स भी 3 टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन द सेम फैशन अगर आप देखोगे ये m जो है इसको m ने f से खींचा तो 2m जो है अट्रैक्ट करेगा इसको 2f से, क्योंकि मास जो है दुगना हुआ, मास दुगना हुआ तो फोर्स भी दुगना होगा। इन द सेम फैशन 4m जो है वो इसको फिर से खींचेगा, किस फोर्स से? 4f से। सर 4f से क्यों खींचेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे m अगर f से खींचता है तो 2m 2f से खींचेगा, 3m 3f से खींचेगा और 4m 4f से खींचेगा। हमने सारे फोर्सेस बनाए और फोर्स हमारे पास जो है वो निकाल के है, दैट इज gm² बाई, क्योंकि हमने इसी फोर्स के टर्म्स में बाकी सारे फोर्सेस लिखे। हमने इसको जो है एक बेस बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। अगर ये f है तो ये 2f है क्योंकि मास दुगना हुआ, ये 3f है क्योंकि मास 3 टाइम्स हुआ, ये 4f है क्योंकि मास 4 टाइम्स हुआ। ये इसकी स्टोरी है और f हम निकाल के हमने पहले ही रख दिया है, दैट इज gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस तो a/√2 हर कॉर्नर से सेंटर तक है। अब मुझे बोलिए आप, ये अब वेक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। पहले आपने इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम के कंसेप्ट के हिसाब से इस मास की वजह से फोर्स, इसकी मास की वजह से, और वो प्रॉपर कंसेप्ट से कि ये मास दुगना हो रहा है या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो ये फोर्सेस भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अब अगर ये दो फोर्सेस आप देखें, व्हेन 2 फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायगोनल के फोर्सेस देखें, दे सिंपली गेट सबट्रैक्टेड। जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सिंपली सबट्रैक्ट होते हैं। तो ऊपर की तरफ 3f, नीचे की तरफ f, तो 3f माइनस f होता है 2f, तो ऊपर की तरफ जो है वो 2f फोर्स एक्ट करेगा, तो ये हो गया आपका 2f। इन द सेम फैशन ये हो गया 4f, ये हो गया 2f। व्हेन 2 वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गेट सबट्रैक्टेड, 4f माइनस 2f, यहाँ की तरफ आ जाएगा आपका 2f, तो ये आपका 2f हो गया। और आप सब जानते हैं कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल होता है। ये सारे एंगल्स एक्चुअली 90 डिग्री, टोटल 360। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 90 डिग्री, देन रिजल्टेंट आपको पता होना चाहिए वो √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर होता है, एंड वन ऑफ द वेक्टर हियर इज 2f। तो √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर आपने डायरेक्टली रिजल्ट कैसे लिखा? बिकॉज व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 90, रिजल्टेंट जो होता है √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर। तो f नेट जो होना चाहिए, f नेट होना चाहिए बराबर √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर, दैट इज 2f। अब जो है ये यहाँ पे 2√2, ये f जो है वो मैंने निकाल के रखा है, दैट इज gm² डिवाइडेड बाय, ये हो गया a² और स्क्वायर, और उस पे रूट जो है वो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 जब ऊपर चला जाएगा 2 2 4, 4√2 gm² बाय a²। मैं इसे ज्यादा स्पीड पे भी पढ़ा सकता था, बट मैंने पूरा सुपरपोजिशन लगा के देखा, 4√2 gm² बाय a² शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। जो ये क्वेश्चन समझ गया वो सुपरपोजिशन का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकता है, क्योंकि हम इक्विलेटरल 3 मासेस ले सकते थे, मैंने मैक्सिमम मासेस लिए। और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि m यहाँ होगा, 2m यहाँ होगा, 3m यहाँ होगा, 4m यहाँ होगा, सो दैट फिनिश द डायगोनल फर्स्ट, यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 फोर्सेस। और उनको एज पर वेक्टर फिजिक्स 2 वेक्टर्स जब सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, फिजिक्स में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर। उस लॉजिक से हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद जो है 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मासेस m, तो 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स है और उनके मासेस जो है m एंड r, जो उनका रेडियस है ईच आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर 2। तो ये ऐसा डायग्राम है बच्चों, मान लो आप यहाँ पे एक स्फीयर है और फिर यहाँ पे और एक स्फीयर है और ये हो गया और एक स्फीयर। तो हमने इसकी डायग्राम पहले कंस्ट्रक्ट की
और उसके बाद हमें कहा गया है कि हर एक स्फीयर का जो मास है वो m है, और हर एक स्फीयर का जो रेडियस है, तो ये मैं सेंटर बना के रखता हूँ, हर एक स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पे मैं रेडियस जो है एक डिफरेंट कलर से दिखाऊं, तो ये इसका रेडियस हो गया r। तो अगर इसका रेडियस सेंटर से r हो गया तो सेंटर से इसका भी रेडियस r हो गया, सेंटर से ये भी रेडियस r ही हो गया बच्चे। और जो है थोड़ा सा मैं इसको जो है फिर से बना दूं इधर, तो ये आपके स्फीयर्स है और आप देख लीजिए आप, तो ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे और ये इसके साथ। तो अगर ये r है, दिस इज r, दिस इज अगेन r, सेंटर से यहां तक, और इसका सेंटर से यहां तक r, सेंटर से यहां तक r। तो ये हमारा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है अभी तक। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स each of mass m and r are kept in such a way that each touches the other two. The magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to the other two is, तो एक पे हमें दो की वजह से, मान लो हमें इस पे फोर्स निकालना। नाउ टेल मी, अगर आप देखोगे यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट्स 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जो है, और ये सेंटर पे सारा मास हम मान के चलते हैं। तो मुझे बोलिए आप, ये एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री है। अब मुझे बोलिए इस स्फीयर पे हम फोर्स निकालते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू, हमें बोला गया किसी भी एक पे दो की वजह से। अगर हम इस पे ये इन दो की वजह से निकालते हैं, रिवर्स इज आल्सो ट्रू, आप इस पे निकाल सकते हो इन दो की वजह से, या इस पे निकाल सकते हो इन दो की वजह से। फिलहाल मैं इस पे निकाल रहा हूं इन दो की वजह से। नाउ टेल मी वन थिंग, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F। हम जानते हैं F कितना हुआ, दैट इज gm² डिवाइडेड बाय r²। r हो गया सेंटर टू सेंटर दूरी, तो इसमें गलती से भी आप r नहीं लिखेंगे, 2r लिखेंगे। और इन द सेम फैशन ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं इन दो की वजह से, तो इसने अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स। क्यों सेम फोर्स? क्यों सर? क्योंकि ना मास चेंज हुआ ना दूरी चेंज हुई। तो मुझे बोलो आप, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 60, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, और वो रिजल्टेंट फोर्स हो गया √3 टाइम्स F। तो अगेन वेक्टर जो है कंसेप्ट काम आया कि नेट फोर्स जो है वो हो गया बराबर √3 टाइम्स F। सर आप √3 टाइम्स F क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर। तो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा बराबर √3 टाइम्स F। F जो है संभाल के डालेंगे आप, F इन दो में फोर्स है या इन दो में फोर्स है, वो हो गया G m1 m2, क्योंकि दोनों का मास सेम है, डिवाइडेड बाय दूरी। दूरी में आप r नहीं लिखेंगे, दूरी जो है सेंटर टू सेंटर वो होता है 2r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पूरी दूरी जो है सेंटर से सेंटर एक्सल फोर्स होता है, तो इसका ख्याल रखिए। तो F नेट हो गया बराबर, ये हो गया 4r², तो ये हुआ √3/4, और √3/4 it is gm² divided by r² is the answer of this question. √3/4 gm²/r² is the answer of this question. Again superposition theorem based question, आपको समझ आया होगा। उसके बाद two particles of equal masses m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे दो तीन पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सिंपल 2 वाला रख दिया है। जो इसमें कंसेप्ट है वही आप बाकी में भी यूज करेंगे, कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, वो सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं, एंड वो सर्कुलर पाथ में इस हिसाब से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजिशन पे दूसरा पार्टिकल होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर यहाँ से दूरी r है तो यहाँ से भी दूरी r ही है। तो ये 2 पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसकी कुछ स्पीड है v। तो अगर इसकी स्पीड कुछ v है, तो इन द सेम फैशन इसकी स्पीड v है। तो 2 पार्टिकल्स, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑफ इक्वल मासेस m, तो गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, तब वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो आप इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ, क्योंकि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसको नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आप देख लीजिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका कंसेप्ट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर, एक पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स देख लीजिए, ये हो गया mv²/r, r हो गया दैट रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स 2 का, वो हो गया g m1 m2 दैट इज m² डिवाइडेड बाय, यहां पे भी संभाल के दूरी सेंटर टू सेंटर, तो यहां r नहीं लिखना, यहां पे आपको 2r² ही लिखना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हैं तो इट इज mv²/r, r हो गया रेडियस, वाइल जब ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे हैं तो वहां मास टू मास की पूरी दूरी जो है उसका डायमीटर हो गया दैट्स 2r। एक m यहां कट जाएगा, एक r यहां कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद v² इज इक्वल, यहां पे देख लीजिए आपका जो है इट इज gm
m डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 और यहाँ पे एक r बचा हुआ है, टेकिंग रूट हियर, तो v हो गया बराबर 1/2 रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r शुड बी द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इन दिस क्वेश्चन. तो दिस शुड बी द आंसर. 1/2 रूट ऑफ gm बाय r इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सुपरपोजिशन भी क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए, और अब ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है कि एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है, और फिर ये पार्टिकल जो है यहाँ की तरफ दौड़ रहा है, इसकी तरफ सर्कुलर पाथ में, ये इसकी तरफ दौड़ रहा है और इसकी तरफ दौड़ रहा है. तो वही थ्योरी कि इस पे आप फोर्स निकालिए, वो सेंटर की तरफ इक्वेट करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सुपरपोजिशन थ्योरम. तो ये भी इसका एक वेरिएंट है जो आईआईटी में पूछा गया है. आप इसको तैयार करके जाएंगे कि अगर सर ये 3 मासेस है, पूरा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँ, तो इस मास पे हम देखेंगे जो फोर्सेज है, ठीक है, ये मैं एडिशन में दिखा रहा हूँ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स F, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स F, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट यहाँ की तरफ आएगा वो होगा √3F, और यही √3F सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के बराबर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे √3F के बराबर होगा. अब सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल √3F. F आपने निकाला होगा, इसमें डाल के जो है आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, और ये आईआईटी में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया है बहुत पहले, कुछ सालों पहले, तो रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं. उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन, ठीक है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन. अब एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कंसेप्ट ऐसा है कि आपका अर्थ है, हम जो कि अर्थ लेके ही ज्यादा चलते हैं, इसका मास m और रेडियस r है, इसका मास m और रेडियस r है, तो इसकी सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, तो हम जानते हैं कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर है, इट इज g m1 m2 दैट इज m इंटू m डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर दैट इज रेडियस स्क्वायर. तो ये हो गया. बट न्यूटन कहता है कि फोर्स होता है बराबर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी न्यूटन का ही फोर्स है, ये भी न्यूटन का ही फोर्स है, तो वी कैन इक्वेट देम, दैट्स mg इज इक्वल g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो स्मॉल m कट जाता है, तो हम बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है gm/r स्क्वायर. डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं ये भी लेके चलता हूं सो दैट आपको मैं पूरी हेल्प करूं इस लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे. g इज इक्वल gm/r स्क्वायर इसका फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इट्स इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने इसको कुछ हाइट पे लिया था, तो अगर वो हाइट छोटी है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आपने यहाँ पे लिया है, सर ये दूरी क्यों नहीं लेंगे, हम इक्वेशन में r ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला ये एक्सियल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, तो सर ये हाइट भी लीजिए. बट इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर, या जिसको आप कहते हो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. तो ये हाइट बहुत कम, आप 100 मीटर ले रहे हैं ऊपर, तो उससे कितना ही फर्क इस पे पड़ेगा. आप 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर तक ऊपर जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दैट इज वाई ये हाइट हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और यहाँ नीचे r स्क्वायर ही आता है. अदरवाइज आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि दूरी सर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हाइट भी लेके चलिए, बट आप r ही क्यों ले रहे हैं. द रीजन इज दैट हाइट जो हम फॉर एग्जाम्पल सरफेस ऑफ अर्थ से मैंने मार्कर ऊपर रखा है, तो आप सर ये हाइट भी लीजिए, तो हाइट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6400 किलोमीटर, ये 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के सामने ये हाइट नेग्लिजिबल है. दैट इज वाई आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ही दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, तो फार्मूला ये है, और इस फार्मूला से क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. चाहे आप इस मार्कर को छोड़िए या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को इसी हाइट से छोड़ दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम होगा, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट है. और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बार बार बोल रहा हूं, इट इज वैल्यू इज 9.8 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, या हम कभी 10 लेके भी चलते हैं, क्योंकि 9.8 क्लोज है 10 के, तो 9.8 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू है, बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो फिर वेरिएशन अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि अगर हम बहुत ऊपर चले गए तो क्या होगा. फिर इस फार्मूला में वेरिएशन है. वेरिएशन ये है क्योंकि हम अर्थ एक स्फीयर मान के चलते हैं, और स्फीयर जो है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है बराबर 4/3 पाई r क्यूब, और हम अर्थ की डेंसिटी रो मान के चलते हैं. तो और आप सब जानते हैं दैट डेंसिटी फिजिक्स में, डेंसिटी फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री में मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है. तो बच्चों मुझे बोलो, ये जो मास अर्थ का है जो मैंने कैपिटल M लिया है, इट इज डेंसिटी. डेंसिटी मैंने आप रो से डिनोट किया इनटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. तो हम मास
मास को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज वाई मास इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप मास की जगह ये वैल्यू ड्रॉप करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 4/3 पाई जी रो आर। तो दिस इज अनदर शेप ऑफ द सेम इक्वेशन। चाहे आप ये इक्वेशन यूज करिए या ये इक्वेशन, दोनों का वैल्यू जो है ऑन द सरफेस आप 9.8 आ जाएगा, बट ये आप उन क्वेश्चंस में यूज करेंगे जिनमें मास और रेडियस दिया गया हो, और ये उन क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे जिनमें डेंसिटी और रेडियस दिया गया हो। बट अदरवाइज अगर आप इसमें भी वैल्यूज ड्रॉप करें और इसमें भी वैल्यूज ड्रॉप करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो है आपका डेफिनेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही जो है आप वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से याद करके चलिए। अब हम इसका वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन में जो है दैट इज एट सम हाइट और अल्टीट्यूड। अब सर मैं छोटी हाइट से नहीं, बहुत लार्ज हाइट पे चला गया, मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया, तब भी आप बोलेंगे हाइट कम है? नहीं, तब तो बहुत है ना, तब बहुत हाइट है। और जब भी हाइट ज्यादा हो तो हम बोलते हैं वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब चेंज हो जाएगा, और उसका जो वेरिएशन है तो दैट इज नेम्ड एज एट सम हाइट और एट सम अल्टीट्यूड। और जब अब आपका जो अर्थ था वो ये है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r था, और अब आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां लिया जिसका मास स्मॉल m है और उसकी हाइट अच्छी खासी है अब ग्राउंड से, जिसको हम अब नेग्लेक्ट करके नहीं चलेंगे। अब अगर आप देखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो आपकी दूरी जो है वो सेंटर टू सेंटर स्मॉल r हो जाएगी, और वो स्मॉल r अब सेंटर टू सेंटर जो है वो r प्लस h के बराबर है, और यहां अब h नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आपने जब इस हाइट पे लिया मास को, अब जो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेफिनेटली वो वेरी करेगी, क्योंकि अब दूरी जो है वो चेंज हो गई है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम डिराइव करते हैं तो फॉर्मूला डेवलप हो जाता है दैट g डैश दैट इज एट सम हाइट, उस हाइट पे जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फेस करेगा दैट इज g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, जहां पे आप हर एक वेरिएबल को जानते हो। g डैश हो गया उस हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g हो गया ओरिजिनल जब ये सरफेस ऑफ अर्थ या उसके क्लोज था 1 प्लस h बाय r, h हो गया सरफेस से ऊपर हाइट, याद रखेंगे h सिर्फ सरफेस से ऊपर हाइट है, और r हो गया रेडियस। तो ये जो h जो है वो सरफेस से ऊपर है, हमने ये स्मॉल r जो है वो मैंने दिखा के रखा, वो खुद r प्लस h के बराबर है, तो ये है अ प्रॉपर इक्वेशन। तो वही मैंने लिखा g डैश इज इक्वल g डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपके रिजल्ट्स हमेशा ठीक आ जाएंगे। बट अगर अब आप ये मान के चलते हैं कि हाइट छोटी है, मतलब है हाइट इज देयर बट अब उतनी ज्यादा नहीं है, इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज स्मॉल, ठीक है, h इज लेस देन r, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट स्टिल, मतलब हाइट है, इतनी भी नहीं है कि नेग्लेक्ट करके चले, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर नहीं है, तकरीबन जो है 400 मीटर है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो हम 500 600 मीटर जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सर तब उस केस में जब ये फॉर्मूला में हम बाइनोमियल थ्योरम यूज ऑल दैट करते हैं तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होती है, डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव है दैट, तब ये हो जाता है g डैश इक्वल g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। तब भी ये फॉर्मूला जो है जब इसको ऊपर लेते हैं पावर और फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है g डैश इक्वल g 1 माइनस 2h बाय r। एक बार एंट्रेंस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आया था कि एट सम हाइट एंड हाइट इज लेस देन r व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशंस इज वैलिड, तो ये एज इट इज फॉर्मूला पूछा गया है दैट g डैश इक्वल g हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1 माइनस 2h बाय r, h हो गया सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पे आप चले गए डिवाइड बाय रेडियस। बट रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन हाइट इज स्मॉल, ये तभी वैलिड है जब ये है। बट जब भी न्यूमेरिकल आए आपके पास आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि 100 मीटर छोटी हाइट है कि लार्जर हाइट है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूला से आपका रिजल्ट कभी गलत नहीं आएगा। बट अगर वो कहता है कि कौन सी फॉर्मूला छोटी सी हाइट के लिए वैलिड है तब ये फॉर्मूला वैलिड है, बट कभी कभी वो हाइट इतनी कम देता है कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड यू ऑल पीपल इज दैट ऑलवेज यूज दिस जनरल फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, डोंट टेक ए रिस्क। उसके बाद एट सम डेप्थ, अब आपने क्या किया, अब आपका अर्थ है बच्चों देख लीजिए, अब आपका अर्थ है वही फिर से मास एम रेडियस आर का, तो ये हो गया मास एम रेडियस आर, तो ये हो गया मास एम रेडियस आर, ये सेंटर ऑफ अर्थ लिया है मैंने। अब आप में से किसी बच्चे ने जो है यहाँ से अर्थ के सरफेस से टनल खोद के वो नीचे चला गया बाय सम डिस्टेंस डी, अब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब वो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस डी, तो डिस्टेंस देख लीजिए, आप ऊपर से नीचे आए हैं तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर हो रहा है, डी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपकी जो दूरी है सेंटर ऑफ अर्थ से, क्योंकि डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो दूरी ये हो गया, तो मैं दूरी मानता हूँ स्मॉल आर, और स्मॉल आर किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक r हो गया और माइनस डी, तो ये r माइनस डी। अब आपकी दूरी जो है सेंटर टू सेंटर, क्योंकि जब भी आप एक्चुअल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं वो सेंटर टू सेंटर है, तो वो मैंने स्मॉल r दिया और आपको पता होना चाहिए r माइनस डी। अब आप जब इस पोजीशन पे आए, आपने टनल खोदी और डेप्थ d नीचे चले गए, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे चले गए d, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप पे एक्ट करता है वो कितना है, इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें कोई ये नहीं है कि स्मॉल एंड लार्जर, दैट इज g डैश इक्वल g 1 माइनस डी बाय r, दिस इज द फॉर्मूला। तो g डैश हो गया, अब इस
इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पे एक्ट करेगा, जी हो गया जो सरफेस ऑफ अर्थ 1 माइनस डी, डी हो गया कितनी डेप्थ से आप नीचे चले गए, और डिवाइडेड बाय आर, आर द रेडियस। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं यूज की गई है, तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज याद रखेंगे, डेप्थ ऊपर से नीचे आप मेजर कर रहे हैं। उसके बाद हो गया वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि 9th क्लास में जब हम आपको ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं, वी बिलीव दैट अर्थ इज स्टैटिक, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट पे एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे मैं जो है अब ये डायग्राम आपको समझ आ गया है, तो चलो मैं रोटेशन के लिए और एक डायग्राम ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका अर्थ अब ऐसा है, और ये अब 11th क्लास में जब आप आ जाते हो तो हम आपको बोलते हो कि अर्थ इज नॉट स्टैटिक, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, ये एक एक्सिस पे रोटेट करता है, और ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, सेंटर से ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और आप कहीं यहाँ पे लाई कर रहे हो, यहाँ पे लाई कर रहे हो, तो ये आप हो जो आपका मास m है, तो आप पे एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज ऑलवेज है ना थ्रू रेडियस ही एक्ट करता है, एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट चूंकि अर्थ रोटेट करता है तो आप एक सीडो फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करता है, तो सीडो एक्सेलरेशन AC जो है, सीडो एक्सेलरेशन जो आप पे एक्ट करती है ओमेगा स्क्वायर r, तो इसलिए अब आप पे दो एक्सेलरेशन है, तो हम बोलते हैं आप एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के अर्थ रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका ख्याल रखिए, अगर अर्थ स्टैटिक होता तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9th क्लास की फिजिक्स, बट क्लास 11th पे ये रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, तो इसलिए आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर एक्ट कर रहा है, और जब फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन होती है, और वो होता है ओमेगा स्क्वायर r, तो यहाँ पे खुद ही ओमेगा आ गया। अगर आप रेस्ट पे लाओगे ओमेगा 0 तो ये खत्म हो गया, एक्सेलरेशन एक ही एक्ट करेगा। बट अब जब अर्थ रोटेट करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, आप पे दो एक्सेलरेशंस एक्ट कर रही है, और वेक्टर फिजिक्स कहती है कि जब भी दो एक्सेलरेशन या दो वेक्टर्स एट सम एंगल हो तब एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, और वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है दैट्स इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड इट इज g' इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर phi, वेयर phi इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। फाई को हम एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और एंगल ऑफ लैटिट्यूड ये होता है। तो ये है वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, कि रोटेशन में अगर आप अकाउंट में लेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पे g' एक्ट करेगा, जो रिजल्टेंट होगा दो एक्सेलरेशंस का, इट इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ जिसे वो रोटेट कर रहा है, देन cos स्क्वायर phi, phi हो गया एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अब आप खुद मुझे बोलिए, अगर आप अर्थ को रेस्ट पे लाएंगे ओमेगा 0 हो गया, जब ओमेगा 0 हुआ तो ये फैक्टर ही खत्म हो गया, तब जाके आप इसको मैनेज कर सकते हो। बट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिससे आपके जो है क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, दैट g' इज इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ऐड करूं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे इसमें इफ अर्थ इज एट रेस्ट, इफ अर्थ एट रेस्ट, अगर अर्थ जो है एट रेस्ट है, तो अगर अर्थ रेस्ट पे है तो ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा 0 हुआ तब आपका g' के बराबर आ जाएगा, तो कोई वेरिएशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आप पढ़ते हैं क्लास 9th में। बट अब अगर आप देखेंगे चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, और अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये फैक्टर आएगा, तो g में से कुछ माइनस हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अगर ओमेगा बढ़ेगा, कल वो एंट्रेंस में पूछेगा, अगर ओमेगा बढ़ता जाएगा तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, जी में से ज्यादा चीजें माइनस हो जाएंगी और ये कम हो जाएगा। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की बढ़ी तो क्या होगा, तो आप बोलना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो ये फैक्टर डिक्रीज होगा और फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। दिस आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछ सकता है। बट वो इसमें स्पेशल केसेस जो पूछता है वो बोलता है एट इक्वेटर बोल दो। अगर आप इक्वेटर पे लाई कर रहे हो, देख लो, अगर आप इक्वेटर पे लाई कर रहे हो, सो दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। तो इक्वेटर पे अगर आप लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप लाई कर रहे हो तो आपका फाई 0 हुआ, कॉस ऑफ फाई जो है, तो आपका फाई जो है वो 0 डिग्री हुआ, कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। और इक्वेटर पे जी डैश, अब जी इक्वेटर हो गया और ये हो गया बराबर, क्योंकि आपने इसमें फाई 0 ड्रॉप किया, कॉस 0 1 है। और फिर अगर आपने 0 ड्रॉप किया तो आप इक्वेटर की बात करें तो मैंने लिखा जी इक्वेटर इज इक्वल जी माइनस यहाँ बचा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। बट केस नंबर 3, अगर आप जो है एट पोल्स हो, अगर आप पोल्स पे हो बच्चों, तो आपका फाई जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब आप पोल पे चले गए तो आपका फाई 90 डिग्री हुआ और कॉस ऑफ 90 डिग्री आप सबको पता है वो 0 होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो जी ऑफ पोल जो है वो जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डेवलप हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम पोल्स पे होता है जी के बराबर 9.8 और इक्वेटर पे वो कम होता है, मिनिमम होता है, इट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट पोल्स होता है और मिनिमम एट इक्वेटर होता है। ये इस लॉजिक
लॉजिक से भी चल सकते हो आप कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, और अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। और ये आर ओमेगा स्क्वायर भी एक्सेलरेशन है। कभी कभी एंट्रेंस में अगर उसने ऐसे पूछ लिया आर ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, तो बच्चा बोलता है छोड़ दो, आर ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला कहां से लाऊं? बच्चों आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जानते हो, व्हेनेवर देयर इज अ सबट्रैक्शन इट इज ऑलवेज बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। तो जी में से आप माइनस कर रहे हो, एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो आर ओमेगा स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, एक्सेलरेशन ही है, इसके डायमेंशन सेम आ जाएंगे एक्सेलरेशन के। और ये फैक्टर उतना ज्यादा होता नहीं है, ये 0.034 होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मतलब उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, कितना बढ़ता है 0.034, या पोल से नीचे आने पे ये कम हो जाता है सर क्योंकि माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है, कितना हो रहा है 0.034 बट मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। उतना फर्क नहीं पड़ता है बट फर्क पड़ता है, और हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमें ये फर्क लेके चलना पड़ता है। याद रखना आर ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो रोटेशन ऑफ अर्थ पे पूछे जा सकते हैं, और कंक्लूजन ये है कि अगर आप वापस स्लाइड्स में जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन जब से मैंने पढ़ाया आपको, तो पहला था दैट इज ड्यू टू सम हाइट की वजह से। देख लीजिए यहाँ पे भी देख लीजिए जी को कुछ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब होता है कम होना, ठीक है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 है और अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब बटना कम होना, तो मतलब जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, याद रखेंगे। फिर डेप्थ में देख लीजिए जी माइनस समथिंग, जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे उतरते हो टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से घटता है, तो मतलब ऊपर जाने पे भी कम होता है, नीचे आने पे भी कम होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। ये कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव है। और रोटेशन का इफेक्ट भी मैंने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह चेंज होता है। अगर अर्थ का ओमेगा बढ़े, अगर अर्थ का ओमेगा बढ़े तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह कम हो जाएगा एक्सेप्ट एट वन प्लेस, एंड दैट प्लेस इज पोल्स, क्योंकि पोल्स पे इसका वैल्यू जी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। बाकी जो भी पोजीशन आप देखोगे वहां ओमेगा की डिपेंडेंसी है, और ओमेगा अगर आपने चेंज किया अकॉर्डिंगली, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, अगर ओमेगा घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। तो आप बोलना एट ईच एंड एवरी प्लेस एक्सेप्ट एट पोल्स। क्यों? वो पूछेगा क्यों, आप बोलना सर बिकॉज एट पोल्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ जी के बराबर है और दैट इज मैक्सिमम 9.8। दीज आर सम कंसेप्चुअल थिंग्स जो आप इसमें ऐड करके चलेंगे। अब देख लीजिए इसमें न्यूमेरिकल्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, देख लीजिए क्वालिटी क्वेश्चन है, हर टेस्ट सीरीज में आप देखोगे, हर मॉड्यूल में देखोगे, हर बुक में देखोगे, क्वालिटी क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सॉल्यूशन में यहां पे लिख दूं और फिलहाल डाटा कलेक्ट करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मतलब जी मून डिवाइडेड बाय जी अर्थ जो है वो 1/6 दिया है। ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है। फिर इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ, देख लीजिए डेंसिटीज ऑफ अर्थ एंड मून इज, तो रो ई, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ टू द डेंसिटी ऑफ मून दिया गया है इज इक्वल टू 5/3। तो अब आप समझ गए एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यूज करनी है, तो वो फॉर्मूला यूज करनी है जिसमें डेंसिटी हो, ठीक है। अच्छा, देन द रेडियस ऑफ मून, तो हमें आर एम निकालना है, हमें आर एम निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर ई, तो वी हैव टू कैलकुलेट आर एम इन टर्म्स ऑफ आर ई। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ये डाटा दिया गया हुआ डाटा है, इसको स्कैन करके जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर आप कौन सी फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला कौन सी यूज करें वही आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो है आप यूज करेंगे 4/3 पाई जी रो आर। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के? क्योंकि आपको डेंसिटी और जो है आपको डेंसिटी में क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो डेंसिटी में है, मास का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ अब देख लीजिए आप, मैं स्टार्ट ही करूंगा कि 4/3 पाई जी, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, रेडियस और ये निकालना है। सो 4/3 पाई जी सारा कांस्टेंट है, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू आर। इससे आपका काम जो है आसान हो जाएगा। अब देख लीजिए आप प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आ चुकी है, तो मैं लिखूंगा जी एम डिवाइडेड बाई जीई इज इक्वल, आप मुझे बोलिए आप, यहां आ जाएगा रो एम आर एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो ई आर ई, ठीक है। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए। देखिए जी एम बाई जीई डायरेक्टली दिया गया है 1/6, तो मैं लिख सकता हूं 1/6 इज इक्वल, देख लीजिए आप, अब आपको दिया गया है रो ई बाई रो एम। देखिए रो ई बाई रो एम दिया गया है, तो यहां नीचे रो ई है और ऊपर रो एम है, तो जब आप लिखेंगे तो आपको 5/3 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इतना तो मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। तो यहां आ जाएगा आर एम डिवाइडेड बाई आर ई, आर एम हमें निकालना है, आर यहां क्रॉस कर जाएंगे, तो ये आर एम आपको चाहिए सर, आर एम चाहिए, बाकी सारी चीजें क्रॉस करेंगे, तो आर ई पहले ही
ऊपर आएगा तो 5 टाइम्स RE डिवाइडेड बाय 6 3 18, सो 5 by 18 RE शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 5 by 3 5 by 18 RE इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये होता है जब आपको फॉर्मूला पता हो कि कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तब जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस आप याद करके जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अ प्लैनेट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है बच्चे, और अगर नहीं आता है तो लास्ट स्टेज पे मैं आपको ये जो है इसमें ऐड कर रहा हूं. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. अब आप देख लीजिए क्वेश्चन ये है अ प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ. तो फिर से डाटा स्कैन करते हैं. तो प्लैनेट का मास तो मैं लिखूंगा mp डिवाइडेड बाय me. दिया गया है 1/10 क्योंकि प्लैनेट हैज अ मास 1/10 ऑफ अर्थ व्हाइल रेडियस इज 1/3 दैट ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट टू द रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया गया है. ये रेशियो दिया गया है आपको, ये दिया गया है 1/3. ठीक है. फिर दिया गया है इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ टू अ हाइट ऑफ 90 मीटर. तो अर्थ पे तो HE अर्थ पे वो 90 मीटर हाइट तक एक पत्थर को फेंक सकता है. देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लैनेट हाइट. तो हमें H प्लैनेट, ठीक है, HP निकालना है किस हाइट तक, मतलब उसी एफर्ट से. मतलब अगर ये अर्थ पे मैंने एक स्टोन लिया है, इसको मैंने 90 मीटर ऊपर फेंक दिया है विद दीज थिंग्स जो इसमें प्रोवाइडेड है, तो इसी स्टोन को मैं ही एक प्लैनेट पे फेंक रहा हूं जिसका ये डाटा यहाँ पे दिया गया है. तो ये किस हाइट तक जाएगा. तो इसका कंसेप्ट बड़ा जो है तगड़ा है बच्चे, और वो तगड़ा कंसेप्ट ये है कि इसको काइनेमैटिक्स में आपको पता होना चाहिए. जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फायर करते हो विद सम वेलोसिटी, तो वो किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा. H होता है बराबर u²/2g. तो यहाँ काइनेमैटिक्स भी थोड़ा पूछा है, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो H इज इक्वल टू u²/2g. अगर आपने काइनेमैटिक्स का फिनिशिंग टच देखा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा. अगर नहीं भी देखा है तब भी आपको इस स्टेज पे पता होना चाहिए H इज इक्वल टू u²/2g. और चूंकि मैं ही फेंक रहा हूं, मेरा ही एफर्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे भी और प्लैनेट पे भी है, तो u कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है Hg ये कांस्टेंट है. ये इस क्वेश्चन की है कि मतलब प्लैनेट और अर्थ पे ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा. और अगर ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आदमी प्लैनेट पे भी इसी वेलोसिटी से फेंक रहा है और अर्थ पे भी फेंक रहा है, बट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. तो मैं लिखूंगा H अर्थ एंड G अर्थ इज इक्वल H प्लैनेट एंड G प्लैनेट, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. अब चूंकि यहाँ पे देख लीजिए रेडियस दिया है, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम पुट करेंगे gm r². अब ये me हो गया और ये re हो गया, है ना, gm/r². क्योंकि आपने सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लिया एक्सेलरेशन, क्योंकि मास और रेडियस दिया गया है. gm/re² इज इक्वल hp हमें निकालना है, और gp हो गया gmp, है ना, मास ऑफ प्लैनेट टू द रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर. अब g और g दोनों साइड कट जाएगा, और अब आप सारी चीजें जानते हो उस क्वेश्चन में. हमें hp निकालना है, तो मैं hp निकालता हूं यहाँ पे hp. बाकी सारी चीजें मैं एक जगह जमा कर दूं. तो ये बनेगा फिलहाल me/mp. तो पहले मैं लिखूं यहाँ पे me/mp. उसके बाद देखिए rp क्रॉस कर जाएगा rp/re². तो rp/re का होल स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर. और अपना वहां He है ही, तो He यहां लिखता हूं. ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट. Hp निकालना है. देखिए me/mp, तो ये mp/me दिया है 1/10. तो 1/10 दिया है, तो me/mp आ जाएगा 10/1. ठीक है, इतना मैथमेटिक्स जानते हैं. rp/re दिया है 1/3, तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. He अर्थ पे दिया 90 मीटर, तो मैं लिखूंगा 90. अब आप सॉल्व करिए. hp इज इक्वल, ये हो गया 10, ये हो गया 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 90. ये हो गया 9 10 90. 10 × 10 होता है 100 मीटर. तो मतलब उस प्लेनेट पे जो स्टोन जाएगा वो 100 मीटर तक जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं, आप ये चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी स्ट्रेंथन करेगा. दिस क्वेश्चन इज अगेन अ क्वालिटी क्वेश्चन, जो आप लास्ट स्टेज पे अगर आप तैयार कर गए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ रेडियस r एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज. तो हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 2r. तो ये आप इस लैंग्वेज में देख लीजिए. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ रेडियस r. तो अर्थ का अपना जो रेडियस है वो r है, तो मैं यहां लिखूं अर्थ का अपना रेडियस जो है r है. ठीक है, एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो यहां आप गलती नहीं कर सकते. जो हाइट है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ से ली गई है, तो मतलब जिस हाइट पे लिया गया है वो 2
2r के बराबर है। तो दूरी कितनी है सेंटर से सेंटर तक, तो वो 3r है। ठीक है, हम समझ गए कि दूरी जो है वो सेंटर से सेंटर ली जाती है, वो 3r हो जाएगी। बट हाइट जो है वो 2r है, उसका ख्याल रखिए। हमसे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ रेडियस r एट a height 2r from the surface of earth, g is acceleration due to gravity on the surface of earth। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था हाइट पे होता है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, जब मैंने आपको वेरिएशन ड्यू टू हाइट पढ़ाया था। तो g डैश इक्वल g 1 प्लस h दिया गया है, h देख लीजिए, h है 2r, इसमें गलती से भी 3r नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट डायरेक्टली दिया गया है 2r डिवाइडेड बाय r, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, r कैंसल आउट होगा, 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो आंसर शुड बी g बाय 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया हाइट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ये आप देख लीजिए कि वो हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से दे रहा है कि सेंटर सरफेस ऑफ अर्थ से दे रहा है। यहाँ पे बच्चों को हमेशा गलती होती है, तो इससे आप बच के चलिए। उसके बाद the depth at which the effective value of acceleration due to gravity is g/4 is। तो आप किस डेप्थ पे जाएंगे कि acceleration due to gravity आपकी g/4 हो जाएगी। तो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं सो दैट आपका कंसेप्ट अच्छा बने। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ r है, तो आप किस डेप्थ पे जाएंगे, किस डेप्थ पे जाएंगे कि acceleration g/4 हो जाए। मतलब आप ऊपर से नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते हुए यहाँ पे आ गए, आप मान लो आप किसी डिस्टेंस पे चले गए और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है अब आप पे g/4 है, तो वो डेप्थ निकाल के दीजिए कितनी डेप्थ पे जाएंगे कि एक्सेलरेशन g/4 हो जाए। तो क्वेश्चन ये है बच्चे, कंसेप्ट ये है कि ऊपर से नीचे आने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है, तो वही तो है g/4 हो रहा है, तो किस डेप्थ पे जाने पे ऐसा होगा। तो मैंने बोला था इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, g डैश इक्वल g 1 माइनस d/r। आप देख लीजिए, मैंने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा दिया है। g डैश खुद ही दे दिया उसने कि g/4 के बराबर है, g डैश g/4 के बराबर है, g है 1 माइनस d/r, d हमें निकालना है। देख लीजिए g कैंसल आउट होगा, d/r यहाँ लाइए पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ -1/4 हो जाएगा, ये हो गया 3/4। तो आपका d जो है 3/4 टाइम्स r होना चाहिए। तो अगर आप 3/4 टाइम्स r डिस्टेंस पे आ गए तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/4, 3/4 टाइम्स r डिस्टेंस पे आपका एक्सेलरेशन g/4 हो जाएगा। तो ये डेप्थ वाला न्यूमेरिकल था। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है रोटेशन, जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ का कंसेप्ट है उस पर पढ़ाया, ये क्वेश्चन बनाया गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद विच इट हैज टू रोटेट सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 60 डिग्री लैटिट्यूड बिकम्स 0 इज। देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जब भी ये लैटिट्यूड और ये ऐसा पैटर्न आप क्वेश्चन मिले, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे g डैश इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। कोई बच्चा बोलेगा ये डेरिवेशंस में करूंगा, एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं होता है। एंट्रेंस मतलब होता है ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड स्किल्स। ठीक है, स्पीड कब आएगी, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला आपके सामने है, आपने लिख दिया और क्वेश्चन जो सॉल्व किया। वरना आप एंट्रेंस से बाहर आके ना उसको डिराइव कर सकते हो, आप फिर उसमें थ्योरीज दे सकते हो, उसमें आप PhD कर सकते हो बच्चे। बट एंट्रेंस मीन्स 1 मिनट टाइम पीरियड इज अलॉटेड फॉर ईच न्यूमेरिकल एंड फॉर दैट कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है एंट्रेंस में। उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फॉर्मूलाज कम से कम आपको जबान याद होनी चाहिए, और फिर इन एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, तो हमें ओमेगा निकालना, विद विच इट हैज टू रोटेट, किस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट करे सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 60 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब फाई उसने दे दिया, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, मतलब g डैश भी दे दिया, मतलब g डैश 0। तो अगर ये 60 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, g डैश 0 हो जाएगा, तो आप हमें बोलो एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अर्थ अगर देता भी नहीं तब भी हमें पता था 6400 किलोमीटर है, एंड एट द पोल g का वैल्यू 9.8 नहीं, आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए g का वैल्यू 10 दे दिया है। तो अब आप इस इक्वेशन के हिसाब से चलिए, इसमें वैल्यूज ड्रॉप करिए, g डैश 0 हो गया है, और फिर ये g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, बट g डैश कब 0 हुआ है, जब यहां cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ लैटिट्यूड जब 60 डिग्री, तब हमें बोले एंगुलर वेलोसिटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। अब आप देख लीजिए, ये हुआ 0, ये हो गया g 0 इज इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, cos 60 1/2 होता और उस पर स्क्वायर हो गया बाई 4। तो मुझे बोलो आप r ओमेगा स्क्वायर बाई 4 जो है वो g के बराबर है, क्रॉस करिए आप, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया बराबर 4g डिवाइडेड बाई r, और फिर ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ 4g बाई r। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, रूट ऑफ 4g, g हो गया 10 क्योंकि 10 ही दिया है, डिवाइड बाई r दिया आपको 6400 किलोमीटर, तो इट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। तो ये हिसाब से हम चलेंगे, 6.4 इंटू 10⁶। तो इस 10 से आप जो है आप इसको 10⁻⁻5 बनाइए। ठीक है, 10⁻⁻5 नहीं, इट्स 10⁻5 बनेगा ये। अगर ये 10⁻5 बना, 10⁻5 उसके साथ एक कट जाएगा 10⁻4। हाँ देख लीजिए,
ये हो गया बच्चे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, आपको आपका कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए कैसे हम डेवलप करते हैं। इट इज 4 इंटू 10, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 64 इंटू 10 रेज पावर 5, क्योंकि मैंने एक 10 रेज पावर -1 उधर, 4 4 जा 16 हो गया। ये 10 जब नीचे आएगा तो ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 बाई इट इज 4 इंटू ये बनेगा 10 रेज पावर 4, ठीक है, 10 रेज पावर, क्योंकि 10 रेज पावर -1 के हिसाब से नीचे आएगा। अब आप देख लीजिए, अब ये मैथमेटिक्स हो गया बच्चे, और मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज पावर 4 होता है 10 रेज पावर 2, तो 1/2 होता है आपका 1/4 बच्चे। ये हो गया आपका 4 16 जा, मैंने क्या लिखा है 4 16 जा, ये होता है बच्चे, सॉरी फॉर दिस, 4 16 जा, ठीक है, 4 16 जा होता है 64, इट्स नॉट 4 4 जा, ये गलत किया था मैंने, 4 16 जा। अब आप रूट से बाहर निकालिए तो आपका ओमेगा आ जाएगा बराबर, तो 1 ही आएगा बाहर, और रूट ऑफ 16 होता है 4 इंटू 10 रेज्ड पावर, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, 1/4 होता है 0.25, इट इज 0.25 इंटू 10 रेज्ड पावर -2, तो ये हो जाएगा बराबर 2.5 into 10 raised power -3 radian per second should be the right answer of this question. 2.5 into 10 raised power -3 radian per second is the right answer. तो यहाँ हमने कैलकुलेटर के बगैर भी कैलकुलेशंस हो सकती है, बट ये चीज अगर आपको पता है तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद At what height in kilometer over the Earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%? देख लीजिए 1% से, मतलब आप पोल से कितनी हाइट पे जाएंगे कि एक्सेलरेशन 1% से फॉल हो जाए। तो यहाँ खुद ही आइडिया आप लगा दो कि आप किस हाइट पे जाएंगे। इतना तो क्लियर है कि अगर आप हाइट पकड़ लेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस हाइट पे जाओगे कि एक्सेलरेशन 1% डिक्रीज हो जाए। तो ये तो छोटा सा चेंज है, और हमें पता है बच्चे कि छोटे से चेंज के लिए हाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं G' 1 - 2h/r। तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज दैट जनरल फार्मूला आपको यूज करनी पड़ेगी, दैट इज G' डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड एज वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, यू शुड नो। ऐसे नहीं कि आपने इक्वेशन याद की है और आप वहां चले गए एग्जाम देने, आपको पता होना चाहिए कौन सा इक्वेशन कब हम यूज करें, सो दैट आपको एक प्रॉपर रिजल्ट जो आंसर मिल जाए और मिनिमम टाइम पॉसिबल में आ जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि किस हाइट पे जाएंगे, इतना क्लियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लैंग्वेज भी है किस हाइट पे जाएंगे कि आपका जो डिक्रीज है 1% आ जाएगा। मुझे बोलो G' दिया है 1% डिक्रीज, 1% कम हो जाए, तो जो आपका जब 1% कम हो जाएगा तो बचा कितना 99%, ठीक है। अगर G' जो है 1% से आपका डिक्रीज हो जाए तो जो बचा है दैट इज 99%। तो 99% होता है 99/100 ऑफ G इज इक्वल G, इट इज 1 - 2h/r। तो आपने सर कैसे किया, अगर 1% डिक्रीज हुआ है तो G हुआ है, बचा हुआ एक्सेलरेशन कितना है, तो 1% अगर डिक्रीज हुआ 99% बचा है, ये है इसका लॉजिक। अब आप पहली फुर्सत में G और G को निकाल दीजिए, और 2h/r जो है 2h/r इज इक्वल, ये इधर आ गया और यहां जाएगा ये 1 - ये हो जाएगा 99/100, 99/100 ये हो जाएगा 1/100। अब आप क्रॉस करिए, हमें h चाहिए तो r ऊपर जाएगा, तो ये वो r नीचे आ जाएगा 2 × 100। r हमें पता है इट इज 6400 किलोमीटर, तो ये आंसर जो है ये आपका जो है वो देख लीजिए हम, हाँ ये 6400 किलोमीटर दिया है, डिवाइड बाय 2 × 100। तो 100 जो है ये 2 0 निकल जाएंगे, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो 32 किलोमीटर हाइट पे अगर आप जाएंगे, आंसर जो आपका 32 किलोमीटर है, तो 32 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किलोमीटर्स में ही आंसर चाहिए अगर आप 32 किलोमीटर हाइट। अब आप मुझे बोलो ये बहुत कम हाइट है, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 32 किलोमीटर आप सरफेस ऑफ अर्थ से जा रहे हैं। अगर आप 32 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% डिक्रीज हो जाएगा, पर बचेगा कितना, ये बचा हुआ वैल्यू है, और जो बचेगा वो है 99%। ये है लॉजिक इस क्वेश्चन को करने का। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये है द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस व्हेन द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो मुझे बोलिए आप पहले आप इक्वेशन लिखिए, रोटेशन का बेस्ड क्वेश्चन है। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट आप ले तो G' होता है G - r ω² cos² φ। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर। जैसे इक्वेटर की बात हुई तो आपको फाई दिया गया है 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है बच्चों 1 के बराबर। तो पहले आप लिखेंगे G' के बदले G' ही लिखिए फिलहाल, G' जो है बिकम्स वेटलेस। चलिए इसको वेट बनाना है, ठीक है, ये फिलहाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेटलेस बोल रहा है, इक्वेटर पे वेटलेस हो गया ऑब्जेक्ट।
द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। अब बच्चा बोलता है ये तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, वेट कहां है? तो वेट बनाओ ना, इसको मास से मल्टीप्लाई करो, इसको मास से मल्टीप्लाई करो, मास से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक्सेलरेशन को जब आप मास से मल्टीप्लाई करते हो वो वेट बन जाता है। तो मैंने थ्रू इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई किया और वेट बनाया, और ये कहता है कि वो वेट लेस हो गया, वेटलेस हो गया। अब उसका वेट जो है वो 0 हो चुका है। ये हो गया mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, और cos ऑफ 0 1 है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बोलो यहां mr ओमेगा स्क्वायर जो है वो mg के बराबर हो गया। mm पहली फुर्सत में उड़ा दो तो आपका r ओमेगा स्क्वायर जो है वो g के बराबर है। फिलहाल ये हमने इसमें से निकाला जो अभी तक क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। तो व्हेन द अर्थ हैज अ काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स एक्सिस, तो उस वक्त अर्थ का काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो इसने रोटेशनल मोशन प्लस ग्रेविटेशन जो है एक अच्छा क्वेश्चन इसीलिए इसको कहा जा सकता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी, तो अर्थ अगर किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है तो अर्थ का काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये है ना पता होना चाहिए आपको। ये हो गया 1/2 I। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। अर्थ का सॉलिड स्फीयर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। दैट इज व्हाई ये डाटा आपको दिया गया था। यहां से आप देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर जो है वो g/r के बराबर है। तो मैं लिखूंगा g/r, r और r निकल जाएगा बच्चे, 2 निकल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अर्थ का उस स्टेज पे हो जाएगा। तो एक r निकल गया है, ऊपर हो गया mgr डिवाइडेड बाय 5 शुड बी द राइट आंसर। mgr डिवाइडेड बाय 5, देख लीजिए mgr डिवाइडेड बाय 5। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने आपसे डिमांड किया कि आप एक्सेलरेशन जानते हो, आप इसको वेट बनाओ, वेट को 0 करो इक्वेटर पे, वहां से ये निकाल के रखो। यहां में ओमेगा हमें आगे काम आने वाला था, दैट इज व्हाई ये डाटा दिया गया था। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पूछा गया, अब अर्थ रोटेट कर रहा है, भाग नहीं रहा है, तो हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जबान याद होना चाहिए 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर g/r हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट स्टेज पे अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। तो अब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड सैटेलाइट पोर्शन पे पहुंच गए बच्चे। अगर आप इसमें जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका ये अर्थ है, ठीक है, आप मास m एंड रेडियस r, आप मास m एंड रेडियस r, ये हो गया आपका अर्थ। और सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है विद सम वेलोसिटी। तो ये अगर सैटेलाइट है तो ये घूम रहा है विद अ स्पीड दैट्स कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो ये सम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से है, बट सेंटर टू सेंटर जो दूरी है वो r+h हो गया, और वो स्मॉल r है, ये ख्याल रखिए, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट है तो हाइट में भी पूछ सकता है, या सेंटर से सेंटर दूरी दे सकता है। तो उस सूरत में याद रखेंगे आप कि उस h को r भी ऐड करना पड़ेगा, और ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया। अब आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ पे घूमना है, सैटेलाइट कोई भी, चाहे नेचुरल सैटेलाइट की बात करें जैसे आपका मून है, या आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इसरो हर महीने भेजता रहता है ऊपर स्पेस में, जैसे आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी, सैटेलाइट सारे जो आपका जो ये सारा चलता रहता है, आपका वेदर अपडेट है ना, एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑल दैट, सैलाब कहाँ से आया कहाँ से नहीं, और जो ये सारी चीज़ें हैं वो इन सैटेलाइट्स पे बेस्ड होती है। और सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम किसी हाइट पे सरफेस ऑफ अर्थ से लेते हैं और फायर करते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, सो दैट इट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ एंड बिकम्स इट सैटेलाइट। दैट स्पीड इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड। यही हमें पढ़ना है बच्चे। बट आप याद रखेंगे हाइट तो सरफेस ऑफ अर्थ से है, बट अगर सेंटर से दूरी है तब r+h स्मॉल r के बराबर है, ये आप ख्याल रखना। अब ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज व्हाई मैंने लिखा है पहली इक्वेशन Fg इज इक्वल टू Fc, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड दैट अर्थ। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ की बात करें या प्लैनेट की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Gmm/r²। देखिए Gmm, m हो गया सैटेलाइट का मास स्मॉल m, और कैपिटल M मैंने प्लैनेट का मास या अर्थ का मास, डिवाइड बाय r²। r आप स्मॉल r² है, बट इसमें आप ख्याल रखेंगे ये स्मॉल r जो है खुद बना है r+h इज इक्वल mv²/r, mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, तो इट इज mv0²/r। r अगेन ये r है जो खुद बना है r+h। तो यहाँ पे एक r अगर निकाल देंगे आप तो यहाँ इक्वेशन क्या बना? स्मॉल m भी निकल जाएगा, तो v0² बना बराबर gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r, या ऑर्बिटल स्पीड बना बराबर √gm/r। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, बट इसमें आप गलती नहीं करना कि स्मॉल r जो वो कैपिटल R के बराबर
बराबर है, नहीं, स्मॉल आर आर प्लस एच के बराबर है। ये ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन है। या अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया इसका। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के बदले आर प्लस एच लिख सकते हो। ये इसका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। वही मैंने लिखा, ऑर्बिटल स्पीड या तो इसके बराबर है या तो ऑर्बिटल स्पीड इसके बराबर है। तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑर्बिटल स्पीड की, कंसेप्ट से हमने डेराइव किया। ऐसा गोटा नहीं कि मैंने आपको सीधे याद करवाया, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट दिखाया। उसके बाद बट अगर ये लिखा गया है इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू द इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर आपका सैटेलाइट बहुत क्लोज है, ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, क्लोज्ड नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आपका सैटेलाइट बहुत क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तब एच नेग्लेक्ट होता है। जब एच नेग्लेक्ट हुआ तो ये h अब नेग्लेक्ट हुआ और ये बना रूट ऑफ जी एम बाई आर। तो वही मैंने लिखा है, तब ये बना रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर। बट तब जब आपका सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। फिर आप जानते हैं कि जी एम जी आर स्क्वायर होता है। सर कैसे? क्योंकि आप जानते हैं जी होता है बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी एम किसके बराबर है? जब भी आपको जी एम यूज करना हो तो जी आर स्क्वायर के बराबर होता है। वही मैंने लिखा, जी एम होता है बराबर जी आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, रूट ऑफ जी आर ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। और जी भी जानते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये आता है 7.9, या हम अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब वो सैटेलाइट जो क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ रोटेट रिवॉल्व करते हैं, उनका जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये चीज आप जो है तैयार करके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो ऑर्बिटल स्पीड आ गया आपका। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि ये आपका अर्थ था, मैं आपको फिर से बना के देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन अब आ गया है यहाँ पे। तो ये आपका अर्थ है, अर्थ ही मैं लेके चलता हूँ। वो प्लेनेट बोल सकता है जिसका मास एम एंड रेडियस आर, और ये वो सैटेलाइट है जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से। और ये है सैटेलाइट जिसका मास एम है। तो सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी हाइट एच है और दूरी सेंटर टू सेंटर है, और वो दूरी हम जानते हैं वो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर आर प्लस एच है। अब मुझे बोलिए, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ये सारी फॉर्मूलाज तब वैलिड है जब आप सर्कुलर ऑर्बिट में हो, इस चीज का ख्याल रखना। अब अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी हाइट भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, और फिर इस सर्कुलर ऑर्बिट में अगर दोनों एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली वहां टोटल एनर्जी भी होगी। तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अब मुझे बोलिए, ये अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, ये सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी। तो वही है कि ऑर्बिटल स्पीड तो ये हो गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ऑर्बिटल स्पीड होता है बराबर एक्चुअली रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर आर प्लस एच की सूरत में आप ब्रेक कर सकते हो। फिर काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम, एम हो गया इसका मास, सीधी सी बात है सैटेलाइट का मास मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट आपके पास है, जब इसको स्क्वायर करेंगे आप रूट और वो कट जाएगा, तो ये बनेगा जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस एच, या आर प्लस एच को आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो आर प्लस एच स्मॉल आर से। तो ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। तो आज के बाद याद रखिए, अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बराबर जी एम एम बाई 2 आर। एम हो गया प्लैनेट का मास, एम हो गया छोटा एम सैटेलाइट का मास, आर हो गया सेंटर टू सेंटर दूरी स्मॉल आर, या आप लिख सकते हो आर प्लस एच। अब ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पीछे में पढ़ा चुका हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी जब भी दो मास से सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो, सेपरेटेड पहले ही स्लाइड पे मैंने पढ़ाया, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर माइनस जी, हाँ, m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो मुझे बोलिए आप, अब आपका प्लैनेट है जिसका मास सेंटर पे हम मान के चलते हैं जो है एक्यूमुलेट होता है ना, सेंटर ऑफ मास ही हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया m1 m2 और दूरी है स्मॉल r, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर, खेल खत्म। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब टोटल एनर्जी जो है, अब इस सैटेलाइट के पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है और जो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी डेफिनेटली जो है सम ऑफ द टू है। और जब आप सम ऑफ द टू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक भी आपके पास, पोटेंशियल भी आपके पास, ये अगेन आता है माइनस जी एम एम बाई 2 आर, तो आपका टोटल एनर्जी जो है बिल्कुल काइनेटिक का मैग्नीट्यूड कैरी करता है बट विद अ नेगेटिव साइन। तीनों एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो है जीएमएम बाय आर होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम बाय स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, और टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट्स माइनस जीएमएम बाय 2 आर। और याद रखेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल का, काइनेटिक और टोटल का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट यहाँ जो आपका साइन है टोटल में वो नेगेटिव होता है। दैट इज व्हाई मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी होता है मॉड ऑफ ई टोटल एनर्जी, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है काइनेटिक और ये होता
होता है मॉड ऑफ, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, मॉड ऑफ यू है ना डिवाइड बाई 2। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वापस आएगा तो ये रिलेशन जो है ये आपके मॉडर्न फिजिक्स से लेके ग्रेविटेशन तक वैलिड है, बट रिमेंबर ओनली फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स, ओनली फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए वैलिड है, ये याद रखना। अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात नहीं, क्योंकि हम एंट्रेंस में जो है ना आपको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओ, तो इसीलिए हम सर्कुलर ऑर्बिट्स की ही बात करके चलते हैं। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। और फिर अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज 2 पाई आर, आर स्मॉल आर, सेंटर टू सेंटर 2 पाई आर डिवाइड बाय स्पीड है ना, स्पीड इज v नॉट। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड निकालने का इक्वेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस है और ये मैंने बोल दिया ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए वैलिड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास टोटल एनर्जी है। बट अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने एक सैटेलाइट को, हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लिया है, तो हाइट पे वहां सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि हाइट पे वो रुका हुआ है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, तब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का। बट जब वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें तो काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है और टोटल भी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही गलती होती है कि हाइट पे पकड़ के उन्होंने ये इक्वेशन अगर टोटल एनर्जी की चिपका दी तो तबाही होगी, क्योंकि हाइट पे उस पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है तब वो घूमता हुआ सैटेलाइट है, उसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, टोटल भी है। नोट करके रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हो गया फिर ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ये ग्राफ एंट्रेंस में जो है मैंने देखा है पूछा जाता है, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, सीधे पूछा जाता है। तो अभी आप इक्वेशंस को पहले एक बार देख लो। आपके पास जो है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड मैं इसको फिर से सेट करता हूं। देख लीजिए आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बराबर माइनस GM, माइनस नहीं बच्चों सॉरी, प्लस, it is plus GMM divided by 2R, R is distance from center to center। total energy अभी आपने देखा इसी का नेगेटिव वर्जन माइनस GMM divided by 2R। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं माइनस GMM divided by R। तो ये हो गया आपके एनर्जीज का रिलेशन विद R। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बट काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ग्राफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होना चाहिए ग्राफ का। तो देख लीजिए आप एनर्जी वर्सेस आर, एनर्जी कोई भी एनर्जी है तो सर ये क्यों यहां से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पूछता है, इस लाइन पे कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, पॉजिटिव रीजन में क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देख लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और फिर ये दोनों नेगेटिव साइड से माइनस माइनस दोनों नेगेटिव साइन से, देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव साइड से, टोटल एनर्जी भी। बट यहाँ पे बच्चों को से गलती होती है, वो पूछता है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी लाइन है, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी की कौन सी लाइन है। तो बच्चे जो है यहाँ गलती करते हैं। नेगेटिव साइड आपको समझ आया, नेगेटिव साइड ग्राफ में क्यों है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल एनर्जी में यहाँ फैक्टर 2 है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर लाई करता है पोटेंशियल एनर्जी से। यहाँ 2 का फैक्टर नहीं है, इसलिए नीचे वाली लाइन पोटेंशियल एनर्जी है और वो थोड़ा ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर 2। तो ऊपर टोटल एनर्जी है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पॉजिटिव रीजन में जो है आपका काइनेटिक एनर्जी है। एज इट इज ए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एनर्जी थोड़ा ऊपर है और पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, तो ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ से। तो ये ग्राफ के रिलेटेड था और ग्राफ डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देख लीजिए ये है एक क्वालिटी क्वेश्चन, हम कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को क्वालिटी क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका पूरा जो है कंसेप्ट देखेगा। और ये आपका ऑलमोस्ट सारा ग्रेविटेशन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसको मैच द कॉलम के हिसाब से मैंने बना दिया है इधर। तो ये आज का ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेके चलेंगे। तो इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो एक लाइट प्लैनेट एक मैसिव स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो जिसका रेडियस r है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पहले मैं स्लाइड एक ऐड करता हूं। तो एक मैसिव स्टार है और एक लाइट प्लैनेट इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इट्स अ मैसिव स्टार एंड अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है, मैसिव स्टार एंड द लाइट प्लैनेट। तो इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। बट इस ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, तो यहां से यहां तक जो दूरी है ये r के बराबर है। तो ये रेडियस ही इस सर्कुलर पाथ का जो है वो r है। इस चीज का ख्याल रखिए। फिर क्या पूछा गया, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू
r रेस्ट पावर -5/2, r ये r रेस्ट पावर -5/2 है, r रेस्ट पावर -5/2। देन मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है। तो मैं इसमें मैच में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैच द कॉलम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में मैं मान के चलता हूं। अब आप देख लीजिए, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -5/2 है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -5/2 प्रोपोर्शनल टू दिस। तो मैं लिख सकता हूं GMM, क्योंकि मैं मानता हूं प्लैनेट का मास m है, इस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, या इस मैसिव स्टार का मास कैपिटल m है, ये स्मॉल m है। तो इट इज GMM बाय, अभी तक हम लिखते थे r², बट वो खुद बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -5/2। तो जब प्रोपोर्शनल टू है तो मैं नीचे लाके उसको +5/2 लिख सकता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए बच्चे। तो वहां यहां क्वेश्चन में अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो आपका फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -5/2 है। तो वो मैंने लिख दिया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -5/2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो दिस। तो ये तो सेंस ही बदल गया सर, ये तो सेंस ही बदल गया, क्योंकि हमने आज तक सुना था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, r² नहीं है, r रेज़ पावर 5/2। फिर आप बाकी चीजें निकाल के दो, दैट मेक्स इट अ क्वालिटी क्वेश्चन। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका स्पीड का स्क्वायर, और वो स्पीड होता है ऑर्बिटल स्पीड, आप जानते हैं। तो mv² डिवाइडेड बाय r, और r जो है वो इसका रेडियस है, तो वो लिखूंगा मैं r। ठीक है, अब r ही जो है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, इसके बराबर है। बट आप सब जानते हैं कि v होता है ओमेगा r, तो मैं लिखूंगा इसको m देन v के बदले, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे v होता है ओमेगा r। यू नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा r, ये इस स्टेज पे पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन में। तो आ जाएगा ओमेगा² r² डिवाइडेड बाय r। एक r कट जाएगा तो ये बचेगा m। ओमेगा होता है 2π/t, ये भी पता होना चाहिए, 2π/t, where t is टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये बनेगा 4π² डिवाइडेड बाय t² मल्टीप्लाइड बाय एक r यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक r इसके साथ कट गया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन हमने डिजाइन की जिससे आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ऑनवर्ड सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r रेज़ पावर 5/2 है। उसके बाद मैंने लिखा कि ये फोर्स इसको सैटेलाइट को, इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv0²/r, बट v होना चाहिए ओमेगा r। ये हम सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाते हैं, ओमेगा² r² आ जाएगा, एक आर कट जाएगा। ओमेगा आपको पता होना चाहिए 2π/t, t होता है टोटल टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ओमेगा² पे की वजह से ये 4π²/t² और r आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो हम डिराइव करेंगे। तो मास्टर इक्वेशन मैंने डेवलप कर दी है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनलिटी है, काइनेटिक एनर्जी किस पे, ऑर्बिटल स्पीड। तो पहला है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पहला हम देखेंगे टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी हमें सिर्फ निकालनी है। ठीक है, टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी। अगर आप देखोगे मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो आई विल इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि टाइम पीरियड और ये इक्वेशन से मुझे टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी। तो मैं लिखूंगा GMM r रेज़ पावर 5/2। इसको मास्टर इक्वेशन कहते हैं बच्चे, अगर ये आपको आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। m 4π² डिवाइडेड बाय t², और ये r देख लीजिए आप, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, 4π² इज कांस्टेंट, GMM सारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ठीक है, हमें t² जो है वो आ गया है, ये हो गया r, और ये ऊपर चला जाएगा, t² यहां लिया मैंने, ऊपर जाएगा तो r रेज़ पावर 1 इंटू r रेज़ पावर 5/2। तो मुझे बोलिए आप t² हो गया इज इक्वल या प्रोपोर्शनल टू, अब इक्वलिटी खत्म, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये हो गया 2 1 2 प्लस दिस, इट इज r रेज़ पावर 7/2। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर 7/4 शुड बी द राइट आंसर। तो t की प्रोपोर्शनलिटी r रेज़ पावर 7/4 पे होनी चाहिए। तो t की प्रोपोर्शनलिटी r रेज़ पावर 7/4, r रेज़ पावर 7/4 बिल्कुल a के साथ क्यों होना चाहिए, a के साथ क्यों, a के साथ क्यों। तो दो ऑप्शंस तो चले गए, दो ऑप्शंस बचे हैं। देख लीजिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, a के साथ क्यों, a के साथ क्यों, तो एक आ गया हमारे पास। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है ना, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट का निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी काइनेटिक एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी भी निकाल देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। नाउ टेल मी, काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चे मुझे लगता है मैं इन दो इक्वेशंस को यूज करूं, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी बनाऊं तो 1/2 यहां से, 1/2 यहां से। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहां पे 1/2, यहां पे भी 1/2, क्योंकि मुझे पता है 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, आप ये काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, तो ये GMM, तो मैं लिखूं आपके लिए लिखूं मैं सारा, सो दैट आपका कंसेप्ट बना रहे। इट इज GMM डिवाइडेड बाय, ये हो गया
गया r रेज पावर 5/2, r रेज पावर 5/2 इज इक्वल, यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया आप काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय r, क्योंकि 1/2 mv² तो काइनेटिक एनर्जी होता है। अब आप देख लीजिए ये gmm सारा कांस्टेंट, 1/2 सारा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी है, काइनेटिक एनर्जी क्रॉस कर जाएगा ऊपर r1 और इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो r रेज पावर -5/2। अब मुझे बोलो काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, इट इज r रेज पावर -3/2 शुड बी द प्रोपोर्शनलिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर -3/2, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर -3/2, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r, तो b के साथ जो है आपका s होना चाहिए, b के साथ s, b के साथ बिल्कुल b के साथ s। फिलहाल दो ऑप्शंस बने हुए हैं। उसके बाद आपका चाहिए ये ऑर्बिटल छोड़ दीजिए, फिलहाल टोटल मैकेनिकल एनर्जी देख लीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी जो है एनर्जी फॉलो करेगा, आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करेगा, तो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी r रेज पावर -3/2 के हिसाब से जाना चाहिए। तो d के साथ भी s होना चाहिए, d के साथ भी s होना चाहिए, d के साथ t है, ये ऑप्शन है नहीं, दिस इज द राइट आंसर। तो आपका टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक ही प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करेगा, आपका टोटल एनर्जी भी बच्चों r रेज पावर -3/2 पे ही डिपेंड करेगा। और फिर आपको ऑर्बिटल स्पीड अगर चाहिए तो ऑर्बिटल स्पीड में अब आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके ये 1/2 m ये सारा कट जाएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड r ऊपर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और यहां पे अब आप देख लीजिए ये सारा कट जाएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा r इधर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू r ऊपर 1 और r रेज पावर -5/2, तो v स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर -3/2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, r orbital speed is proportional to r raised power -3/4, r raised 3/4 -3/4, तो देख लीजिए -3/4, तो आपका c जो है वो t के साथ मैच करता है, आपका c t के साथ, तो हर एक प्रोपोर्शनलिटी। सो दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका टाइम पीरियड भी, काइनेटिक एनर्जी भी, ऑर्बिटल स्पीड भी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और प्रोपोर्शनलिटीज, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूटन्स लॉ की प्रोपोर्शनलिटी ही चेंज हो गई, जो इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से चल रहा था उसमें अब प्रोपोर्शनलिटी 5/2 आ चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है दैट इज वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए बच्चे, इसके लिए मैं एक जो है एक ब्रेक लेना चाहता हूं। आफ्टर अ ब्रेक ऑफ दैट 5 to 10 minutes आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन, ठीक है। थैंक यू सो मच।